सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की इकोनॉमिक्स की भारतीय अर्थव्यवस्था और वाली जो आपकी बुक है उसकी कंप्लीट बुक के जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस के रिगार्डिंग हम जो है बात करने वाले हैं। असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, मैचिंग के क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। मेरे सामने जो है क्लास 12th का जो है सपोर्ट मटेरियल जो आपको स्कूल से प्रोवाइड होता है वो है, और मैं आपको गारंटीड दे रहा हूँ, श्योरिटी दे रहा हूँ, जो भी एग्ज़ाम में एमसीक्यू, असर्शन, रीजनिंग, मैचिंग, फिल इन द ब्लैंक्स जो भी क्वेश्चंस आने हैं वो मेरे भाई आपके इसी सपोर्ट मटेरियल से आने हैं। जब पेपर होगा, जब पेपर आएगा, मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन सपोर्ट मटेरियल के इस पेज पे आप उससे मैच कर लीजिएगा। डिट्टो कॉपी पेस्ट करके जो है क्वेश्चंस आता है, कोई भी चेंज नहीं होता है। अगर आप इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, एमसीक्यू में आपको दिक्कत होती है, असर्शन रीजनिंग में आपको दिक्कत होती है, तो मेरे भाई आपको कहीं से एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। बस आप सपोर्ट मटेरियल के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, बस आप उसको जो है बहुत ही अच्छे से जो है प्रिपेयर कर लीजिए। आपकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस जो है इससे हो जाएगी। क्वेश्चन गारंटीड है, इसी से आएगा। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक एक एमसीक्यू, एक एक क्वेश्चन, असर्शन, रीजनिंग, मैचिंग, एक एक चीज़ मैं आपको जो है बताने वाला हूँ कि क्यों इसका यही आंसर है, ये आंसर क्यों नहीं है। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको वीडियो को जो है देखना है, समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है? कहता है कि असर्शन दे रखा है, रीज़न दे रखा है और बताना है हमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो असर्शन में कहता है कि औपनिवेशिक काल में, मतलब जब अंग्रेज़ों का वो था, तो भारत जो है प्राथमिक उत्पादकों का जो है वो तो निर्यातक बन गया था, और बनी बनाई वस्तुएं, जो निर्मित वस्तुएं होती हैं, जो अंतिम वस्तुएं होती हैं, उनका जो है आयातक बन गया था। तो क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है? तो असर्शन जो है वो आपको बिल्कुल करेक्ट दे रखा है, असर्शन जो है बिल्कुल ओके है। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई व्यापार नीतियों ने क्या करा? विदेशी व्यापार की संरचना, संगठन और मात्रा, तीनों पे जो है प्रभाव डाला। तो ये भी जो है बिल्कुल ठीक दे रखा है। रीज़न भी ठीक है, असर्शन भी ठीक है, दोनों बिल्कुल ओके हैं। और असर्शन जो है, रीज़न जो है, असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी जो है आपको दे रहा है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में कृषि जो है वो गतिहीन और जो है पिछड़ी हुई थी। क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है? तो यहाँ पे जो है ये बात बिल्कुल ठीक है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का लगभग 85% जनसंख्या, ब्रिटिश शासन के दौरान, ठीक है, 85% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। तो ये भी बिल्कुल ठीक दे रखा है। ठीक है, ये भी ठीक दे रखा है, ये भी ठीक दे रखा है, लेकिन आप ये देखिए, कह रहा है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में जो कृषि थी वो गतिहीन और पिछड़ी हुई थी। उसका यहाँ पे रीज़न नहीं बताया हुआ कि क्यों गतिहीन थी, क्यों पिछड़ी हुई थी। नीचे भी बात कृषि की ही हो रही है, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे उसका रीज़न बताता कि इसलिए पिछड़ी हुई थी, इसलिए गतिहीन थी, तो रीज़न असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता। अभी दोनों ठीक है, लेकिन रीज़न असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, वो आंसर होगा आपका बी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि ये एक वो दे रखा है, तो उसके बाद हमें पढ़ के 3 से लेके 5 तक क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, अगर आता होगा तो ठीक है। औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान भारत को डैश निर्यात करने के लिए मजबूत किया गया था। किसका निर्यात जो है करने के लिए मजबूर किया गया था? कच्चे माल का हम क्या करते थे? निर्यात करते थे। औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान भारत के डैश उद्योगों का जो है पतन हो गया था। तो इस्पात का हो गया था या हस्तकला का? तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो पूरी तरीके से अंग्रेजों ने क्या कर दी थी? ख़त्म कर दी थी। तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में, कहता है कि इंग्लैंड में तेजी से बढ़ते औद्योगिकरण ने भारत को कृषि के
डैश के लिए मजबूत किया था? किसके लिए? व्यवसायीकरण के लिए या आधुनिकरण के लिए? तो कृषि का व्यापारीकरण कह लो, कृषि का व्यवसायीकरण कह लो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद कहता है उसके बाद कहता है कि टिस्को की स्थापना जो है वो किस वर्ष में जो है हुई थी? तो टिस्को की स्थापना जो है वो हुई थी 1907 में। इंडियन इकोनॉमी के कंप्लीट बुक का जो डेटा है, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं, उसकी कंप्लीट मैंने वीडियो बना रखी है चैप्टर वाइज के किस किस चैप्टर से जो है कौन कौन सा डेटा आपके एग्जाम में आ सकता है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहां से जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। ना मिले आपको, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। सारी वीडियो सिस्टमेटिक वे से आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप जो है इस उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने आपके लिए कंप्लीट एक ही जगह पे सारी लिंक एक जगह प्रोवाइड करा दी है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि भारत में जो है पहली जनगणना जो है वो किस वर्ष में हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना जो है 1881 में जो है पहली बार जो है जनगणना हुई थी। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि इनमें से कौन सी एक व्यावसायिक फसल है? व्यावसायिक मतलब कौन सी जो है इसमें एक व्यावसायिक फसल है? धान, गेहूं, जूट या ज्वार? तो जूट जो है इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत के जनांक की स्थिति जो है क्या दर्शाती थी? ये क्वेश्चन अगर आपको याद हो, ये सैंपल पेपर प्रैक्टिस पेपर के अंदर जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगर आपको याद हो। उच्च निर्धनता थी, बिल्कुल। उच्च मृत्यु दर थी, बिल्कुल। उच्च निरक्षर, बिल्कुल। तो उपरोक्त सभी जो है वो करेक्ट आंसर है। उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर सब था उस टाइम पर, ठीक है जी। तो ये जो है आपके क्वेश्चन हो गए आपके यूनिट 1 के, जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति वाले चैप्टर्स हैं, ठीक है। इसमें असर्शन, रीजनिंग, एमसीक्यू वाला जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो इसमें आपको जो है मैंने बता दिए हैं, ठीक है जी। अब हम आपकी बात करने वाले हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 मेरे भाई एक बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग यूनिट है, इसको ज़रा अच्छे से आप जो है करिएगा। यूनिट 2 यूनिट 3 जो है ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अच्छे अच्छे एमसीक्यू जो है इससे आपके बनते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू जो है इसके अंदर आपसे ये क्या कह रहा है? कहता है किस संस्थान ने जो है योजना आयोग की जो है जगह ली है? योजना आयोग को जो है किसने रिप्लेस किया है? ये बहुत अच्छा एमसीक्यू है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो योजना आयोग को जो रिप्लेस किया है वो किया है नीति आयोग ने, ठीक है। तो आप जो है मुझे कमेंट में कमेंट करके नीति आयोग का जो है ये इसका जो है पूरा नाम क्या है, इसकी पूरी फुल फॉर्म जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके जो है ज़रूर बताएंगे कि इसका पूरा नाम जो है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि योजना आयोग की स्थापना जो है, योजना आयोग की जो स्थापना है वो जो है कब हुई थी? योजना आयोग की, तो योजना आयोग की पूछ रहा है ये, ठीक है। कहीं नीति आयोग सोचो। तो योजना आयोग की जो है स्थापना हुई थी मेरे भाई 15 मार्च 1950 में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा डेट, 15 मार्च 1950 में जो है योजना आयोग की स्थापना जो है वो हुई थी। और तीसरे क्वेश्चन में कहता है, लो तीसरा उसने यही पूछ लिया। कहता है नीति आयोग का जो है इसका पूरा नाम जो है वो क्या है, ठीक है। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्वेश्चन का जो है आंसर बताएंगे कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये जो है क्या इसका नाम है, ठीक है। एंड न्यू इंडिया फॉर्म, यहाँ पे लिखा है ट्रेडिशनल इंडिया, क्या ये इसका नाम है? और सी और डी में लिखा है, और यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बेटा इसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है और यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है। सब में इसका जो पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टीट्यूटिव लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ थोड़ा सा अलग है, और वहाँ पे भी देख लेते हैं कि ये वाला वर्ड अलग है, ठीक है। फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इंस्टीट्यूशन, ठीक है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है, और उस वाले में भी एक बारी देख लेते हैं अच्छे से क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है?
यहाँ लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट, ठीक है, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये तो सब में सेम है। देखो बहुत ज़्यादा ध्यान से देखो, यहाँ लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे से इसको करना है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टीट्यूशन, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है इनिशिएटिव, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है इनिशिएटिव, ठीक है, इनिशिएटिव, हाँ ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको बताना है, आपको बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर है, यहाँ पे आपको बताना है कि इसका जो है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, ठीक है। ये आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है बताएंगे कि भाई इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, ये इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आपको गुमराह करने के लिए आते हैं। आपका अगर माइंड जगह पे नहीं है, जैसे मैंने अभी बोला, जैसे देखो, जैसे मेरा माइंड जगह पे नहीं है, ठीक है, तो मैंने बोला भाई इसमें तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन जब मैंने इसको ध्यान से देखा कि भाई यहाँ तो इनिशिएटिव लिखा हुआ है, यहाँ इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है, और ऊपर वाले में इनिशिएटिव लिखा हुआ है, तो आप जब भी, आजकल MCQ क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में ऐसे ही आ रहे हैं, वर्डिंग इतनी खतरनाक दे रखी है, आप क्वेश्चन पढ़ के आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे ये पूछ क्या रहा है, ठीक है। सभी ऑप्शन एक जैसे लगेंगे, और ऐसा घुमा के बोलता बोलता है ये है या नहीं है, पूछना उसको क्या चीज़ होती है, बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछता है। आपका माइंड जो है चेक करने वाला है वो, कि देखते हैं कितना आपका ध्यान, आप फिजिकली मेंटली यहाँ बैठे हो पेपर में या नहीं बैठे हुए हो। तो कहता है प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है वो कहती है, हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है कब अडॉप्ट करा था, तो 1951 से 1956 में जो है हमने अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो अडॉप्ट किया था। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में, भारत भारत का नियोजन का जो शिल्पकार है, वास्तुकार है, वो जो है किसको माना जाता है, तो प्रशांत चंद्र मैनोबिस को जो है माना जाता है। ये भी बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बारी जो है ये एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद कहता है, उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि कौन सा भारत में पंचवर्षीय योजना का सामान्य उद्देश्य नहीं है, कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। पंचवर्षीय योजना का कौन सा सामान्य उद्देश्य नहीं है, पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध विकसित करना, एंड देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, असमानता को कम करना, या यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा आत्मनिर्भर कह लीजिए, एक तरीके से ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये जो है पंचवर्षीय योजना का कोई सामान्य उद्देश्य नहीं है। तो 6th का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ए। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि डैश आर्थिक प्रणाली में संसाधनों का स्वामित्व निजी हाथों में होता है। 3 तरीके की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित। तो कह रहा है कौन सी अर्थव्यवस्था होती है जहाँ पे देश के जो रिसोर्स होते हैं वो प्राइवेट उस सेक्टर के हाथ में होते हैं, वो कौन सी अर्थव्यवस्था जो है होती है, तो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था जो है वो होती है, ठीक है जी। सोवियत संघ में डैश आर्थिक प्रणाली थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, सोवियत संघ की बात कर रहा है। तो सोवियत संघ के अंदर जो है किस तरीके की प्रणाली थी, समाजवादी जो है प्रणाली थी। PC मैनबिस का जन्मदिन 29 जून भारत में निम्न रूप में मनाया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कई बारी जो है एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है किस उसमें मनाया जाता है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय योजना दिवस के रूप में, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में, राष्ट्रीय नीति दिवस के रूप में, या अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी के उसमें, किसके उसमें जो है बनाया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा आपका बी, बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है, उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 10 में, उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 10 में कि आयात प्रतिस्थापन की नीति का जो मुख्य उद्देश्य था वो डैश उद्योगों को जो है सुरक्षित करना था। कौन से उद्योगों को जो है सुरक्षित करना था, तो घरेलू उद्योगों को जो है हमको सुरक्षित करना था, जिसके लिए हमने आयात प्रतिस्थापन की नीति को जो है अडॉप्ट किया था। कौन सी 1950 में
कौन सी 1950 में भारत में कृषि की मुख्य समस्या नहीं थी? कौन सी नहीं थी? कम उत्पादकता, सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है आपको, कम उत्पादकता। दूसरे में लिखा हुआ है खराब तकनीक। तीसरे में निकला है मानसून पर निर्भरता। और चौथे पे लिखा हुआ है, फोर्थ पे लिखा हुआ है अति उत्पादन। तो अति उत्पादन का मतलब क्या होता है? अति उत्पादन का मतलब जो है वो क्या होता है? ज़्यादा। ठीक है, तो ये जो है ज़्यादा तो नहीं भाई, हम तो कम उत्पादन कर रहे थे। ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधारों का हिस्सा जो है वो नहीं है? भूमि की सीमा फिक्स कर देना, आयात प्रतिस्थापन, जमींदारी या चकबंदी। तो आयात प्रतिस्थापन जो है वो इसका हिस्सा नहीं है। आयात प्रतिस्थापन का भूमि सुधार से कोई लेना देना नहीं है। और भूमि सुधार के ऊपर मेरे भाई क्वेश्चन आएगा ही आएगा, प्लीज़ इसको जो है बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद कहता है कि नई कृषि रणनीति का दूसरा नाम जो है वो क्या है? नई कृषि रणनीति का दूसरा नाम जो है वो क्या है? तो इसी को ही मेरे भाई हरित क्रांति जो है कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसके बाद कहता है हरित क्रांति जो है निम्न फसलों में सफल रही। कौन सी फसलों में जो है सफल रही? गेहूं और चावल में, गेहूं आलू में, चावल कॉफ़ी में, या चावल और मछली में? तो गेहूं और चावल में जो है सक्सेसफुल हुई है। उसके बाद कहता है हरित क्रांति के तहत एक बड़ी पहल, हरित क्रांति के तहत एक बड़ी पहल नहीं है किसके उसमें? कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करना, क्या ये हरित क्रांति में है या ये हरित क्रांति में नहीं है? ये तो है। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करना, ये भी है। सिंचाई के बेहतर सुविधाएं, ये भी है। बेटर ट्रांसपोर्टेशन, ये नहीं है। तो 15वें का जो आंसर है आपका वो हो जाएगा आपका डी। डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है हरित क्रांति का जो पहला चरण है, पहला चरण जो है उसका टाइम पीरियड जो है वो क्या था? तो उसका जो टाइम पीरियड था वो था 1965 से लेके 1975। ठीक है, ये जो इसका पहला था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका दूसरा टाइम इंटरवल जो है वो क्या था वो मुझे जो है ज़रूर बताएंगे। ठीक है, उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर, उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है भारत ने जो है स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों के दौरान मुख्य रूप से किस देश से खाद्यान्न का जो है आयात किया था? इंग्लैंड से किया था, या जर्मनी से करा था, अमेरिका से करा था, या आयात ही नहीं किया था? तो आप, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अमेरिका से जो है उन्होंने आयात किया था। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में जो है कृषि क्षेत्र की, जीडीपी जो है कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी जो है व्यावसायिक ढांचे में उसके हिस्से की तुलना में, मतलब कि जितने लोग कृषि में लगे हुए हैं क्या उतना ही, जैसे मान लो अगर 70% लोग कृषि में लगे हुए हैं तो क्या जीडीपी में भी उन कृषि का 70% हिस्सा है? नहीं, जीडीपी में उसका जो हिस्सा है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। उसके कई सारे रीज़न हैं। लाइसेंस नीति का उद्देश्य जो है वो क्या था? लाइसेंस नीति जो है वो क्यों लाई गई थी ये आपको जो है बताना है। क्षेत्रीय समानता, बिल्कुल। औद्योगिक उत्पादन पर नियंत्रण, बिल्कुल। और फिर लिखा हुआ है ए या बी, या तो ए या तो बी, और फिर लिखा हुआ है दोनों ए और बी। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो है ये डी। डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि सरकार ये चाहती थी कि जो पिछड़े हुए उद्योग क्षेत्र है वहाँ पे भी इंडस्ट्रीज ओपन हो, और जहाँ हो रही है वहाँ तो हो ही हो। और औद्योगिक उत्पादन पर जो है, औद्योगिक उत्पादन पर जो है नियंत्रण सरकार का रहे। इस वजह से सरकार जो है औद्योगिक नीति को जो है लेकर आई थी। ठीक है जी। उसके बाद कहता है कि प्रशुल्क जो है, प्रशुल्क जो है वो आयातित वस्तुओं को क्या कर देते हैं?
सस्ता बना देते हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, कि प्रशुल्क होता क्या है, तभी तो आप इसको बता पाओगे। प्रशुल्क आयात पे लगने वाला टैक्स होता है। तो अगर आयात करेंगे टैक्स लगेगा तो वस्तु सस्ती नहीं और महंगी हो जाती है। तो दिया गया कथन जो है वो आपका असत्य हो जाएगा। फिर आपको पता होना चाहिए कोटा क्या होता है। कोटा जो है आयात पर प्रतिबंध लगा देता है, जो वस्तुओं के आयात पर विदेशी मुद्रा के भंडार के पलायन को जो है रोकता है। तो कोटा क्या होता है? जब सरकार फिक्स कर देती है कि आप दूसरे देश से इतना ही आयात कर सकते हो, आयात करने की मात्रा जो है जब फिक्स हो जाती है उसको कोटा कहते हैं। तो ये जो है बिल्कुल सत्य है। पहली 7 योजनाओं में व्यापार नीति अंतर्मुखी व्यापार रणनीति पर जो है आधारित थी। बेटा ये क्वेश्चन जो है अगर आपको याद हो, हमने जितने भी अभी सैम्पल पेपर प्रैक्टिस पेपर करे उसमें ये क्वेश्चन था। अगर आपको कुछ भी याद है, अगर आपने मेरे प्रैक्टिस पेपर वगैरह जो है सॉल्व किए है, कहता है ये कथन जो है किस चीज़ को जो है संदर्भित करता है? तो ये कथन जो है आयात प्रतिस्थापन को जो है संदर्भित करता है। आयात प्रतिस्थापन जो है इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि असर्शन पढ़े और रीजन पढ़ो और बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। वर्तमान स्थिति में सहायकी का आर्थिक औचित्य जो है वो विवादपूर्ण है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सहायकी सब्सिडी के ऊपर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बहुत बारी जो है क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, आता ही आता है। तो क्या हमको सब्सिडी देनी चाहिए, क्या हमको सब्सिडी जो है नहीं देनी चाहिए, ये आपसे बताता है। और कहता है सहायकी जो है कृषि आगतों की प्रभावी कीमतों को जो है बढ़ाता है। मतलब सब्सिडी जो है जो इनपुट्स होते हैं उसको उसको वो कर देता है, उसकी कीमतों को बढ़ा देता है। तो ये कथन तो देखो ये तो बिल्कुल गलती है। रीज़न जो है वो गलत दे रखा है, ठीक है। रीज़न जो है वो इसने गलत दे रखा है, तो वो सही है। असर्शन ठीक है, रीज़न गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विवादपूर्ण रहती है देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, और रीज़न तो उसने गलती लिख दिया। तो असर्शन ठीक है, रीज़न गलत है। तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर है मेरे भाई। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा मैचिंग की। तो मैचिंग में आपसे ये पूछता है कि निम्नलिखित का जो है मेल कीजिए और सही विकल्प का जो है चयन कीजिए। सही विकल्प जो है इसमें क्या होगा? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में हमने जो है अडॉप्ट की थी, ठीक है। इसको अभी हम पढ़ के आए 1957। औद्योगिक नीति 1956, और ये आ जाएगा कार्य समिति 1955। तो आपका आंसर क्या बन रहा है? सी ए सी ए सी ए डी बी। सी ए डी बी देख लीजिए कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन से ऑप्शन में। सी ए डी बी, तो सी ए डी बी जो है यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्थ वाले में, ये रहा। ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। और ये आया हुआ ये क्वेश्चन, इसको अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। आया हुआ है ये। लास्ट क्वेश्चन में कहता है मेल कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो भूमि सुधार, क्या भूमि सुधार का लिंक किससे है? बीज जो अधिक उत्पादन देते हैं, नहीं। सहायकी योजना आयोग का अध्यक्ष, गलत, ठीक है। हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा प्रदान किया गया मौद्रिक लाभ। मेल से यहाँ पे मैचिंग करनी है जी, मैचिंग देखो। भूमि सुधार तो ये आ जाएगा यहाँ पर, सहायकी यहाँ ये आ जाएगा यहाँ पर, हाई यील्ड वैरायटी ये यहाँ पर आ जाएगा, प्रधानमंत्री ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका डी ए एंड नहीं सॉरी DCAB ये आ रहा है आपका DCAB। ये देख लेते हैं कहाँ पर है, ठीक है। ये देख लेते हैं हम कहाँ पर है DCAB। DCAB जो है आपका सी में लिखा हुआ है मेरे भाई, ये रहा। ये आपका जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन जो है
ये 25 क्वेश्चन जो है आपके किससे बनते हैं, यूनिट 2 से। आई होप आपको इसके एमसीक्यू, असर्शन, मैचिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स जो भी मैंने आपको कराए हैं, एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। ये यूनिट अच्छी है, स्कोरिंग भी है, कई सारे क्वेश्चन इसके एग्ज़ाम में आपके जो हैं बनते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपकी यूनिट 3 की। देखिए जी, यूनिट 3 की अगर हम बात करते हैं, जो कि एलपीजी आपका यूनिट है, तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार नीति सुधार नहीं है, व्यापार नीति का जो है सुधार नहीं है। ठीक है, व्यापार नीति की ये बात पूछ रहा है आपसे। ठीक है, आयात प्रतिस्थापन की जो है ये आपसे बात पूछ रहा है। आयात के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को हटाना, ठीक है, सुधार नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो क्या हमने लाइसेंस प्रक्रिया को हटाया था? हाँ जी। आयात और निर्यात प्रशुल्कों को हटाना, ये भी हमने किया था। मात्रा प्रतिबंध को हटाना, ये भी किया था। आयात को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देना, ये व्यापार नीति के अंदर सुधार नहीं है। ठीक है, तो डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में, कहता है भाई ये स्टेटमेंट आपको एक दे रखी है, पढ़िए बताइए ये सही है या गलत है। वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भूमिका को वित्तीय क्षेत्र के नियंत्रक में सूत्रधार की जो है कर दी गई। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बारी एग्जाम में एज असर्शन स्टेटमेंट कई बारी जो है ये आपसे पूछा गया है। तो ये जो है बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट जो है आपको दे रखी है। ठीक है जी। उसके बाद कहता है मैचिंग कर दीजिए, फिर से मैचिंग मैचिंग में, अच्छा मैं मैचिंग नहीं करनी इसमें, इसमें कहता है सही पेयर बताना है हमें। सही पेयर बताना है हमको, सही पेयर जो है वो कौन सा, जैसे कि प्रत्यक्ष कर जो है व्यक्ति पर कर लगता है, राजकोषीय कर सरकार बजटीय नीति, निगम कर कंपनियों पर अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, एंड प्रत्यक्ष कर वस्तुओं पर कर। तो देखिए ये तो गलत है क्योंकि वस्तु और सेवा पर होता है। राजकोषीय कर कोई सरकार की बजटीय नीति नहीं है, प्रत्यक्ष कर सिर्फ व्यक्तियों पर नहीं लगता, और भी चीज़ें हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो होगा ये, निगम कर जो है वो कंपनियों पर जो है, कंपनियों पर जो है, निगम कर जो है वो कंपनियों पर जो है लगता है। निम्नलिखित कॉलम 1 और 2 से सही जोड़ों की जो है पहचान कीजिए। ठीक है जी। निगम कर कंपनियों पर अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। उसके बाद कहता है, उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक सुधारों का परिणाम नहीं है, एलपीजी का परिणाम नहीं है। प्रत्यक्ष विदेशी तथा विदेशी मुद्रा कोष में तेजी से वृद्धि, ये तो मेरे भाई हुई है। उर्वरकों पर आर्थिक सहायता हटाने से उत्पादन की लागतों में जो है, उत्पादन की लागतों में जो है वृद्धि जो है वो हो गई है, ये भी ठीक है। सुधार, भारत में लगातार 2 दशकों तक जीडीपी की वृद्धि दर तेजी से देखी गई, ठीक है। सुधार काल के दौरान करों में कमी से सरकार के कर राजस्व में वृद्धि हुई है, तो ये गलत दे रखा है आपको, ठीक है, क्योंकि टैक्स अगर कम कर दिया तो राजस्व में वृद्धि थोड़ी ना होगी, राजस्व में जो है वो तो कमी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी का एक महत्वपूर्ण गुण है, मतलब जीएसटी का एक फायदा बताना है। एक राष्ट्रीय एक कर एक खाता, एक राष्ट्रीय एक दर तथा एक कर, एक राष्ट्रीय एक कर एक संग्रह, एक राष्ट्रीय एक कर एक बाजार, ये जो है इसका बेटा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसके बाद कहता है
ये असर्शन रीज़न देख रखे हैं, बोलना है हमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, कहता है कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार 1990 के 6 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2014-15 में 321 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो हो गया, 6 बिलियन से। ठीक है, ये तो बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। वर्ष 1991 में विदेशी मुद्रा की तुलना में रुपए का अव में विदेशी मुद्रा की तुलना में रुपए का अवमूल्यन किया गया था, ये भी ठीक है। दोनों बातें ठीक की गई हैं, लेकिन बेटा जो यहाँ रीज़न दिया गया है वो उसका उस असर्शन से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ कोई रीज़न नहीं बताया गया कि जो हमारा विदेशी मुद्रा डॉलर के भंडार में जो वृद्धि हुई है वो किस वजह से हुई है, उसका रीज़न नहीं बताया गया है। दोनों ठीक, लेकिन रीज़न असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से बी जो है इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि सरकार के द्वारा उदारीकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक सुधार लागू किया गया था? कौन सा आर्थिक सुधार लागू किया गया था उदारीकरण के अंतर्गत? औद्योगिक क्षेत्र सुधार, सरकारी व्यय, वित्तीय सुधार, सारे ही किए गए थे। डी वाला ऑप्शन और देख लेते हैं, उपरोक्त सभी लिखा होना चाहिए। ए तथा सी, डी में क्या लिखा हुआ है? ए तथा सी। यहाँ पे जो है बेटा इसलिए ये वाला क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ सरकारी व्यय लिख दिया, यहाँ पे राजकोषीय सुधार लिखना चाहिए था, तो इसलिए इसको यहाँ पे हटा दीजिए। ये भी किया गया था, ये भी किया गया था, ये वाला नहीं है। अगर राजकोषीय लिखा होता है मतलब ये राजकोषीय व्यय का पार्ट है, ठीक है, ये कोई सुधार नहीं है। सरकारी व्यय, सरकारी व्यय जो है कोई सुधार नहीं होता, ठीक है। ए और सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया है कि वो उससे सरकारी कर सकती है? रक्षा उपकरण, ऊर्जा उपकरण, सीमेंट उद्योग या ए और बी? तो कौन सा इसका जो है आंसर है? तो वो है आपका ये रक्षा उपकरण, ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बी में प्राइवेट सेक्टर कर सकता है। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि नए आर्थिक सुधारों को लागू करने के क्या कारण थे? क्यों हमने एलपीजी को अडॉप्ट किया? सार्वजनिक क्षेत्र का घटिया प्रदर्शन, बिल्कुल। आर्थिक समृद्धि दर का कम होना, बिल्कुल। भुगतान शेष का घाटा, बिल्कुल। बढ़ती बेरोजगारी, मेरे को तो भाई सभी लग रहे हैं। सारे ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट दे रखे हैं। एक बारी देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है, 1 2 3 4 5, ऐसा कोई ऑप्शन है नीचे? यहाँ पे देखते हैं, बिल्कुल सटीक ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है। देखो बिल्कुल सटीक सटीक देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए जी, ये तो बिल्कुल ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र का घटिया प्रदर्शन, भुगतान शेष में घाटा, और ये तीन तो है ही है, ठीक है। ये तीन तो मेन है ही। इस एक एक 3 और 5, 1 3 और 5, ये रहा, ये जो है इसका करेक्ट आंसर है डी। वैसे सारे ही ठीक है, ठीक है, कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जिसमें सारे दे रखे हो। तो अब जैसे आप बोलोगे भाई फिर तो ए वाला सिलेक्ट कर लो, इसमें तो फोर्थ भी आपको दे रखा है, तो ये मैं इसलिए सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर ये वाला ऑप्शन, ये सॉरी 1 2 3 4, ये पाँचवा तो, क्योंकि इस वाले ऑप्शन में इस वाले ऑप्शन के अंदर ये पाँचवा नहीं दे रखा, क्यों, और जबकि पाँचवा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसी की वजह से तो हमारे विदेशी मुद्रा भंडारों में कमी हो गई थी, इसीलिए तो हमने अडॉप्ट किया था। तो इसलिए मैं ये वाला ऑप्शन डी वाला जो है सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये थोड़ा आपको अपना दिमाग भी चलाना पड़ेगा कि भाई अगर आप फंस जाते हो ऐसी सिचुएशन में, स्मार्ट वर्क भी थोड़ा आपको करना पड़ेगा। अब कहता है डैश का अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, तो उसको वैश्वीकरण कहते हैं, ठीक है। अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था के करीब लेकर आना।
उसके बाद कहता है डैश से अभिप्राय है संपत्तियों तथा सेवा, मतलब सेवा प्रक्रिया का सार्वजनिक से निजी स्वामित्व को हस्तांतरण। तो क्या होती है वो प्रक्रिया? तो उसको निजीकरण जो है, उसको निजीकरण जो है उसको कहते हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट है उसको प्राइवेट को बेच देना। क्या भारत को भाई ये वैश्विक आउटसोर्सिंग का पसंदीदा गंतव्य जो है बनाता है? क्या रीज़न है भारत जो है आउटसोर्सिंग का हब जो है वो क्यों बनता जा रहा है? ये मैंने कई बार आपको बताया है भाई, 1000 बार ये पेपर में रिपीट हो चुका है, सपोर्ट मटेरियल में भी इसका जो है आपको क्वेश्चन वगैरह जो है दे रखा है। तो ये वाला जो है आप बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, आउटसोर्सिंग का हब क्यों बनता जाता है यहाँ? एक तो ये इसका रीज़न है, यहाँ पे जो है वेज रेट जो है बहुत ज़्यादा कम है। स्किल्ड वर्कर इंडिया के अंदर जो है उपलब्ध है, कब स्किल्ड है और अच्छी उस पर उपलब्ध है। 2 और 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये बहुत बारी पूछा जाता है कि भारत आउटसोर्सिंग का हब क्यों बनता जा रहा है। 13वें के बारे में बात करते हैं। 13वें में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुधार नहीं है? कौन सा सुधार नहीं है? करों में कमी, अप्रत्यक्ष करों में सुधार, एंड कर प्रक्रिया का सरलीकरण, करदाताओं में सुधार। देखो ये सब टैक्स से रिलेटेड है, तो टैक्स में ये सब टैक्स से रिलेटेड है, टैक्स में चेंज किए गए थे। करदाताओं में सुधार, ये कोई सुधार नहीं है, ये इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि इसका अभिप्राय कुछ ऐसी प्रक्रियाओं को किसी तीसरे व्यक्ति को बाहर अनुबंध पर देना है जो पहले संगठन द्वारा स्वयं किए जाते थे। तो ये आउटसोर्सिंग की डेफिनेशन जो है यहाँ पे बताई गई है। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि जो काम हम खुद कर सकते हैं, वो काम हम खुद ना करके जब किसी दूसरे से कराते हैं तो उसको आउटसोर्सिंग कहते हैं। ठीक है, विमुद्रीकरण का लक्ष्य जो है, डिमोनेटाइजेशन का उद्देश्य जो है वो क्या था? अर्थव्यवस्था में नगद डिमोनेटाइजेशन का देख लीजिए क्वेश्चन आपका, तो इसका उद्देश्य जो है क्या था? अर्थव्यवस्था में नगद के प्रयोगों को जो है बढ़ावा देना, क्या ये इसका उद्देश्य था? काले धन को समाप्त करना, तो ये तो हलवा क्वेश्चन है, आप खुद ही बता दोगे कि नोटबंदी जो है वो क्यों की गई थी। बी जो है इसका करेक्ट आंसर है जी। उसके बाद कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कर जीएसटी में शामिल नहीं किया जाता? जीएसटी में कौन सा कर जो है चुंगी, उत्पाद, सेवा कर, तो गृह कर, ये वाला जो कर है ये जो है जीएसटी में शामिल नहीं किया जाता है। गृह मतलब घर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सही है? जीएसटी एक सकल विस्तृत कर है। जीएसटी एक गंतव्य आधारित उपभोग कर है। जीएसटी एक पूर्ति श्रृंखला में उत्पादन कर जमा की सुविधा है। जीएसटी स्वतंत्रता के बाद का सबसे बड़ा कर सुधार है। जीएसटी, ये जो है बेटा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है जीएसटी के बारे में? ठीक है, हालांकि जीएसटी के बारे में ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन सटीक जो है वो ये भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एंड ठीक है, ये दोनों ऑप्शन बी पे आप लगाइएगा, बी भी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये हो गए आपके इस यूनिट के सारे एमसीक्यू असर्शन, जो भी फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, जो भी इसके क्वेश्चंस हैं
ये यूनिट आपकी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सबकी यूनिट वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन शॉट वीडियो, सिंगल वीडियो सब बना रखी है, आपको प्लेलिस्ट में जाकर देखनी है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले यूनिट की। चलिए जी, मानव पूंजी निर्माण वाले चैप्टर से देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है मानव पूंजी निर्माण में कि डैश जो है मानव पूंजी निर्माण का एक स्रोत है। तो कार्यबल पर प्रशिक्षण जो है मानव पूंजी निर्माण का एक स्रोत जो है होता है, ठीक है जी। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मानव पूंजी निर्माण की जो है समस्या नहीं है? कौन सी जो है समस्या नहीं है? लो एजुकेशन, कम बचत, कम बचत, बढ़ती जनसंख्या। देखो ये सही है, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी। उचित मानव नियोजन का, उचित मानव नियोजन का अभाव समस्या नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है डी। डी जो है इसका करेक्ट आंसर है बेटा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है सही तरीके से ये जो हमारे पास ह्यूमन पावर है उसकी प्लानिंग जो है हमने नहीं करी, ये इसका जो है करेक्ट आंसर है। कहता है कॉलम 1 और कॉलम में दिए गए सही विकल्प का जो है चयन कीजिए, सही वो पेयर बताना है कि सही पेयर जो है वो कौन सा है। देख लेते हैं सही पेयर जो है कौन सा है, मैच कर लेते हैं। भौतिक पूंजी, मानव पूंजी, मैच क्या करना है, मैचिंग करनी है बेटा इसमें आपको, ठीक है। तो मैचिंग करनी है आपको इसके अंदर। देखो मानव पूंजी निर्माण का स्रोत, ये तो ये आ जाएगा यहाँ पर। तीसरे का जो है इसका तो ये हो जाएगा मानव पूंजी का एक, मानव पूंजी का एक मुख्य घटक, आ, मानव पूंजी, ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। भौतिक पूंजी वैज्ञानिक तथा तकनीकी मानव शक्ति, मानव पूंजी का एक मुख्य घटक, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो आपका ये बन रहा है बेटा, आपका ये बन रहा है 4, एक मिनट रुकिए ज़रा। ये हमारा देखिए ऑप्शन इसमें ऐसे दे रखे हैं ना, देखिए यहाँ पे जो है इसका जो करेक्ट आंसर है बहुत घुमा के दे रखा है इसने आपको। देखिए इसका, इसकी मैचिंग जो है ये है, जैसे कि इसका तो ये है बेटा मानव पूंजी, ये हमने यहाँ लगाया था 1 3, ठीक है। ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ आ जाएगा। तो आपका बन रहा है 4 3, 4 3 1 2, 4 3 1 2, ये बन रहा है आपका बेटा मैचिंग। थोड़ा कंफ्यूजिंग करके दे रखा है इनने, 4 3 1 2। तो ये कहाँ है 4 3 1 2, ये रहा 4 3 1 2, ये यहाँ पे दे रखा है, ये इसका जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये अच्छा है, बहुत कंफ्यूजिंग वाली मैचिंग दे रखी है, इसको अच्छे से करके जाइएगा। उसके बाद कहता है कि
निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, असर्शन रीजन बताइए कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। क्या कह रहा है जी? व्यक्ति अपने मूल स्थान की आय से अधिक आय वाले रोजगार की तलाश में प्रवासन या पलायन करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है जी। तकनीकी शिक्षा संपन्न अभियंता, डॉक्टर आदि भी अच्छे वेतन पाने की अपेक्षा दूसरे देशों में चले जाते हैं। ये भी ठीक है जी। रीज़न भी ठीक दे रखा है आपको, रीज़न भी जो है बिल्कुल ठीक दे रखा है आपको, असर्शन भी ठीक दे रखा है, और रीज़न जो है असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। ठीक है, पलायन इसलिए ही तो करते हैं। तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। सभी सभी लोग पलायन करते हैं भाई बेहतर रोजगार की तलाश में। उसके बाद कहता है कि सूचना पर वह निम्न के बारे में सूचना एकत्रित करने के लिए नहीं किया जाता। कौन सी सूचना एकत्रित करने के लिए हम इंफॉर्मेशन पर वह नहीं करते हैं? कि कितना सैलरी पैकेज है, क्या ये इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हम करते हैं? ठीक है, हाँ जी, इसके लिए भी करते हैं, ये भी करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है अस्पतालों की संख्या, ये गलत दे रखा है। ये यहाँ पे इसका कोई इसका लेना देना नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कहता है इससे अभिप्राय एक ऐसे वातावरण के निर्माण की प्रक्रिया से है जिसमें लोग स्वास्थ्य और रचनात्मक जीवन का आनंद ले सके। ये यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इससे अभिप्राय एक ऐसे वातावरण से निर्माण की प्रक्रिया से है जिसमें लोग स्वस्थ और रचनात्मक जीवन का जो है आनंद ले सके। कौन सा? ये बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर आपको मानव पूंजी या मानव पूंजी निर्माण की बात नहीं हो रही है, मानव विकास की बात हो रही है। मानव विकास का क्या मतलब होता है, मानव पूंजी और मानव विकास में क्या अंतर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मैंने वीडियो बना रखी है, उसमें आपको अंतर भी बताया, एग्ज़ाम में अंतर भी आता है। और मानव विकास सूचकांक अलग चीज़ होती है, उस पर भी जो है डिफरेंस आता है। तो ये मानव विकास की जो है डेफिनेशन ही यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद कहता है मानव विकास, ये देखो ये वाला आया था एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन। मानव विकास जो है वो मानव पूंजी से अधिक वाइडर टर्म है। तो ये सही है या गलत है? तो ये तो सही बात है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शिक्षा की सुविधा के लिए एक संगठन जो है नहीं है? सही विकल्प जो है चुनिए, मतलब कौन सा एजुकेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी है, या आपका जो है एजुकेशन, किसकी बात कर रहा है बेटा? ये एजुकेशन की बात कर रहा है, एजुकेशन की। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप एनसीईआरटी एजुकेशन के लिए, यूजीसी एजुकेशन के लिए, तकनीकी शिक्षा के लिए, आईसीएमआर जो है वो एजुकेशन के लिए जो है नहीं है। ठीक है, वो उसके लिए है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इसका पूरा नाम क्या है और ये संस्था किसके लिए खुली हुई है। उसके बाद कहता है 9 में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, बताइए असर्शन और रीजन कौन सा सही है और कौन सा गलत है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय, शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय महत्वपूर्ण दीर्घकालिक प्रभाव डालते हैं और उन्हें आसानी से बदला नहीं जा सकता। तो ये बिल्कुल ठीक है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य है, ये भी ठीक है। दोनों बेटा बिल्कुल ठीक दे रखे हैं, और रीज़न जो है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी जो है दे रहा है। तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसके ऊपर भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, ये टीआर जैन में एक वो लिखा हुआ है, इसमें भी सपोर्ट मटेरियल में भी क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। एक टीआर जैन में साइड में लिखा हुआ है कि भाई इन दोनों सेक्टर के अंदर आखिर सरकारी हस्तक्षेप क्यों अनिवार्य होता है, ऐसा क्या है इन दोनों सेक्टर के अंदर। मैचिंग देख लीजिए एक बारी, फिर से मैचिंग आ गई है, मैचिंग को ज़रा ध्यान से करिएगा यार। ठीक है, हाँ तो देखिए इसका हो जाएगा ये, इसका हो जाएगा ये, इसका हो जाएगा ये, और इसका हो जाएगा ये। बहुत अच्छा है बेटा, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। ठीक है, जैसे कि टीकाकरण से क्या है,
ये इसका है। चिकित्सा अनुसंधान संस्था, ये भी ऊपर आया था, ICMR, ठीक है। आयुर्विज्ञान की किससे रिलेटेड है, ठीक है। एंड सामाजिक आयुर्विज्ञान किससे रिलेटेड है। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस मैचिंग को अच्छे से करिएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन रहा था, ये हमारा बन रहा है 2 4 1 3। 2 4 1 3 जो है आपका ये रहा, बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। मैचिंग वाले को बहुत ही आराम से तसल्ली से देख भाल के भाई क्या है। कौशल में नवीनता से डैश में जो है वृद्धि होती है। कौशल में नवीनता से, अगर हम अपनी स्किल में जो है इनोवेशन कर रहे हैं, आय में, उत्पादकता में, दोनों में, तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों में जो है नवीनता मिलती है। निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प का जो है चयन कीजिए। सही विकल्प जो है इसमें से कौन सा है। तो कहता है प्रवासन एक कारण है बेहतर रोजगार का, ये तो बिल्कुल ठीक है। मानव पूंजी और आर्थिक संबंधित नहीं होते, ये गलत है। वैसे तो पहला मिल ही गया हमको, यही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मानव पूंजी निर्माण की समस्या का कारण है पूछा उसने। ये है, ये है, एंड ये भी है, ये भी है, सभी है। उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर है। एक सर्वे किया गया है 20 से 21 में, रिपोर्ट को पढ़िए और आंसर दीजिए 2 क्वेश्चन के। कहता है कि भारत में कौशल अर्जन का मुख्य स्रोत जो है क्या है, कैसे हम जो है कौशल अर्जन जो है वो कर सकते हैं भारत के अंदर। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे इस पैराग्राफ को, तो यहाँ पे देखिए सब लिखा हुआ है कि कौशल अर्जन का स्तर जो है वो कम रहा है क्योंकि इस वर्ष के आयु के लोग 2.4% कार्यबल ने औपचारिक व्यावसायिक तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके अलावा इतने प्रतिशत लोग अनौपचारिक स्रोतों से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। अनौपचारिक का प्रतिशत जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग वगैरह ये यहाँ पे लिखा हुआ है, अनौपचारिक का जो है ज़्यादा है, ठीक है जी। तो ये पहले ही पैराग्राफ वाले सिंपल क्वेश्चन है, तो डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल अर्जन द्वारा मानव पूंजी निर्माण में सबसे बड़ा योगदान जो है करता है। ये यहाँ पे देखिए सीधा लिखा हुआ था, ये यहाँ पे लिखा हुआ था, देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये वाली लाइन देखो। ऑन द जॉब प्रशिक्षण जो है प्राप्त किया है, उसके यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है, सबसे ज़्यादा ऑन द जॉब। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन द जॉब सबसे ज़्यादा है। तो 15वें का आंसर क्या है, ऑन द जॉब कार्य के दौरान प्रशिक्षण, सी जो है इसका भाई करेक्ट आंसर है। ये वाले पैराग्राफ वाले तो आपके लिए फ्री के, आप आराम से इस क्वेश्चनों को कर सकते हो। फिर कहता है कौन से पंचवर्षीय योजना मानव पूंजी निर्माण के महत्व को पहचाना गया था। बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में जो है बहुत बारी पूछा जा चुका है। 7वीं योजना है ये। भारत में निम्न मानव पूंजी निर्माण के कारण कौन सा है। मानव पूंजी निर्माण पे ऊपर भी आया था ये तो क्वेश्चन। तो हमारे पास जो है ये इसका जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। समस्या नहीं पूछ रहा, मानव पूंजी निर्माण का कारण क्यों हम मानव पूंजी जो है वो क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे पास संसाधनों की जो है कमी है, ठीक है जी। तो ये हो गए आपके मानव पूंजी निर्माण वाले चैप्टर के क्वेश्चन। MCQ, मैचिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स। इसकी मैचिंग बेटा थोड़ी टफ है, प्लीज़ इसको यहीं से करके जाइएगा, आ सकती है एग्ज़ाम में। बहुत अच्छा है, थोड़ी टफ है, कंफ्यूजिंग है, ठीक है। ग्रामीण विकास वाला देख लेते हैं। ग्रामीण विकास से आपके जो क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहला है मैचिंग। तो कहता है सही जोड़ा पहचानिए। देखिए नाबार्ड की स्थापना इसमें हुई थी, नहीं। कृषि विपणन का मतलब ये होता है, नहीं। MSP का मतलब ये होता है, नहीं। ये जो है इसका करेक्ट आंसर है सी जो है मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर जो है। जैविक कृषि का मतलब होता है स्वास्थ्यवर्धक उत्पादक, ठीक है। तो पहले का आंसर जो है वो तो हो जाएगा आपका सी। कहता है निम्नलिखित जैविक कृषि के संदर्भ में सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। सैंपल पेपर का क्वेश्चन है बेटा ये,
अगर आपको याद हो, ये उसमें भी आपसे जो है पूछा गया है सैम्पल पेपर और प्रैक्टिस पेपर के अंदर। ठीक है, तो इसका क्या आंसर है जी? गलत बताना है, मैं गलत वाला। इसकी आरंभिक लागत जो है वो ज़्यादा होती है, ये इसकी डिसएडवांटेज है। तो ये गलत दे रखा है, सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि उसने सही नहीं है, मतलब गलत बताना है गलत कौन सा है। तो कह रहा है इससे आरंभिक लागत कम हो जाती है, इससे आरंभिक लागत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ये इसका एक दोष भी है जैविक कृषि का। इसके गुण और दोष अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे भाई, फिक्स क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाबार्ड जो है वो एक शीर्ष संस्था है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सारा जो काम करती है, ऋण वगैरह का सबका समन्वय करती है, ध्यान रखती है। कृषि तथा ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड किस वर्ष जो है स्थापित हुआ था? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर जो है बताएंगे। हलवा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बारी हम जो है इसको कर चुके हैं, तो मैं भी देखूँ आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है, कितना आपने पढ़ा है पेपर के लिए, बोर्ड के लिए। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विपणन का भाग नहीं है? बेटा ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, भंडारण, एकीकरण, प्रसंस्करण या खेती? तो खेती जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये कृषि विपणन के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, प्लीज़ इसको अच्छे से करके जाइएगा। ये एक पैराग्राफ दे रखा है, बोल रहा है इसके बिहाफ पे छठे और 8 तक का आंसर दे दीजिए, 6, 7, 8। कृषि साख के अनौपचारिक स्रोतों के अंतर्गत महाजन सहकारी समितियाँ, इसमें से कौन आता है? तो महाजन आते हैं इसके अंदर। सरकार ने डैश के माध्यम से किसानों को संस्थागत साख का प्रावधान करने का प्रयत्न किया है, आरबीआई के माध्यम से या आरआरबी रीजनल रूरल बैंक? तो रीजनल रूरल बैंक जो है यहाँ पे आएगा। आरबीआई किसानों को नहीं देता है। कृषि साख के संदर्भ में सरकार द्वारा किए गए प्रयत्न अधिक सफल क्यों नहीं हुए हैं? कोई एक कारण देते हुए, कोई एक कारण जो है देते हुए बताइए। तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा, अपने मन से कुछ भी लिख दीजिएगा। ठीक है, बैंकिंग, ग्रामीण बैंकिंग की आपको आलोचना करनी है, कमियां बतानी है इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे फसल के उत्पादन का विविधीकरण बाजार के जोखिम में जो है वृद्धि करता है, असत्य दे रखा है ये। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, असर्शन और रीज़न, इसको पढ़िए और हमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है जी, पढ़ लेते हैं। यहीं दे रखा है, ये रहा। फसल के स्वरूप कृषि गतिविधियों के विविधीकरण का एक रूप है। फसल के स्वरूप मतलब कि मल्टीपल फसलों का वो करना, विविधीकरण का वो है। हाँ जी है, ठीक है। अधिकांश कृषि गतिविधियों की प्रकृति मौसमी होती है। हाँ जी है। दोनों ऑप्शन ठीक हैं, ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों चीज़ें ठीक दे रखी है। तो ये हो गए आपके ग्रामीण विकास वाले चैप्टर के क्वेश्चन। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ये 10-12 ही हैं, लेकिन जो भी हैं इसको अच्छे से करके जाइएगा। चलिए जी, रोजगार वाले चैप्टर के क्वेश्चन देखते हैं। रोजगार वाले चैप्टर में कहते हैं इनमें से कौन सी क्रिया सेवा क्षेत्र से संबंधित नहीं है? सेवा क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो ये तीनों तो हैं, बैंकिंग, कॉल सेंटर, ये सब है, ये जो है संबंधित नहीं है। तो पहले का आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। बेटा इस चैप्टर में अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको ज़रा आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रा देखिए अच्छे से। ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है उसके बाद है आपका, कहता है कि श्रमिक जनसंख्या अनुपात ज्ञात करने का सूत्र जो है वो क्या है? श्रमिक जनसंख्या अनुपात, श्रमिक जनसंख्या अनुपात ज्ञात करने का सूत्र जो है वो क्या है? तो ये जो है इसका सूत्र होता है श्रमिक जनसंख्या अनुपात या कार्यबल कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है, और इसको अच्छे से करके जाइएगा, ये बहुत बारी एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोगों द्वारा श्रम करने के उद्देश्य के
संबंध में नहीं है, मतलब लोग काम क्यों करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, लोग काम क्यों करते हैं। तो कह रहा है उस कौन सा ऐसा रीज़न यहाँ पे दे रखा है जो हम काम क्यों करते हैं उससे रिलेटेड नहीं है। हम जीविका के लिए करते हैं, बिल्कुल जीविका जीने के लिए तो जो है हम काम से निम्न में से कौन सा लोगों द्वारा श्रम करने के उद्देश्यों से संबंध में नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है आजीविका उपार्जन, अपनी सार्थकता की अनुभूति प्राप्त करना, अपने आश्रितों की मदद करना और उपरोक्त सभी। ये बेटा थोड़ा क्वेश्चन जो है कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन सा लोगों द्वारा श्रम करने के उद्देश्यों से संबंध में नहीं है। इसका वैसे मैं आपको बता देता हूँ, वैसे इसका आंसर ये है, ठीक है। लेकिन लोग काम क्यों करते हैं, ठीक है, हमें काम क्यों करना चाहिए, टी आर जैन में बहुत अच्छे से इसको लिखा हुआ है, ठीक है। वो मेरे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन इसका जो आंसर है वो ये डी है, ठीक है। वहाँ पे आप इसको पढ़िएगा कि लोग काम क्यों करते हैं, ठीक है। वहाँ पे उसको अच्छे से पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर ये क्यों है, डी क्यों है, ठीक है। अच्छा है, इसको पढ़ के जाइएगा। भारत की श्रम शक्ति में पुरुषों की भागीदारी श्रम शक्ति में पुरुषों की भागीदारी महिलाओं से जो है वो कम है। तो ज़्यादा पुरुष ज़्यादा काम करते हैं, महिलाएं कम काम करती हैं। टाइम मीनवाइल संख्या की बात हो रही है। 11-12 में भारत की श्रम शक्ति का आकार जो है वो कितना था। ये तो जो है डेटा का क्वेश्चन आ गया मेरे भाई, तो इसमें डेटा आपको पता होना चाहिए। तो ये था इतना 47.3 करोड़, ठीक है। तो ये तो डेटा आपको लर्न करना पड़ेगा, बिना उसके तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, और अगर आ गया तो जिसने कर रखा होगा सिर्फ वो ही कर पाएगा। अन्य सभी बातें सामान्य रहते हुए जनसंख्या की वृद्धि श्रमिक जनसंख्या अनुपात को घटा देती है एंड श्रमिक जनसंख्या अनुपात को बढ़ा देती है। तो कौन सा आंसर इसमें जो है सही है, ठीक है। तो आप अभी देखो, ऊपर मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बताया था, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये रहा, ये इसका फॉर्मूला है। कार्यबल डिवाइडेड बाय कुल जनसंख्या, कार्यबल डिवाइडेड बाय कुल जनसंख्या मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 100। तो जब ये नीचे वाली चीज़ बेटा जब बढ़ती है तो आंसर आपका जो है छोटा होता रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिक्स्थ का आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ये जो इसका करेक्ट आंसर है। ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। कार्यबल का आकार कभी भी कार्यबल का आकार कभी भी श्रम शक्ति कार्यबल का आकार कभी भी श्रम शक्ति से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है। जितनी क्या होते हैं ये कार्यबल श्रम शक्ति, ये सब आपको पता होने चाहिए मेरे भाई। जितनी आपके पास श्रम शक्ति, अब अगर 100 लोग हैं उसमें से सिंपल सी बात है, कार्यबल का मतलब क्या होता है, जो काम कर रहे हैं एक्चुअल में। तो ऐसा थोड़ी आपके पास श्रम शक्ति ही 100 है और काम कर रहे हैं एक्चुअल में 120, ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा। 17-18 के दौरान निम्न में से किस में भारत के कार्यबल का अधिकतम भाग जो है कार्यरत कर रहा था। 17-18 के दौरान, ये भी डेटा का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका जो आंसर है, अधिकतम भाग कार्यरत था किसके अंदर। तो इसमें जो यहाँ दे रखा है वो ये दे रखा है स्वनियोजित, ये जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक कुछ जो क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग है जिसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, सोचने पे मजबूर हो जाओगे, उन क्वेश्चनों को यहाँ अच्छे से करिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक दृष्टिकोण में श्रमिक है, किसको हम श्रमिक मानेंगे, ये आपसे जो है यहाँ पे पूछा गया है। तो श्रमिक हम किसको मानेंगे, इसको, ठीक है, व्यापारी को। स्टूडेंट कोई श्रमिक नहीं होता है। निम्नलिखित में से निश्चित मौसम में होने वाली बेरोजगारी को क्या कहते हैं। तो ये तो हलवा क्वेश्चन है, ये तो आप यही कर दोगे, मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। तो सारे ही बेटा सही हैं, ये सभी सही है। बेरोजगारी का कारण उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा।
कहता है 12वें क्वेश्चन में ये तो कोई वो है, लिखना है आपको, इसका कोई एमसीक्यू वगैरह नहीं है। असर्शन देखिए, रीज़न देखिए, बताना है हमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। ग्रामीण क्षेत्र में लोग घर पर नहीं रह सकते क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति उन्हें ऐसा करने नहीं देती है। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ये बहुत बारी जो है आया हुआ है। ठीक है जी। 17-18 के दौरान प्रत्येक 100 ग्रामीण महिलाओं में से लगभग 18 रोजगार में भाग लेती हैं। बिल्कुल ठीक है, दोनों ठीक दे रखे हैं, लेकिन बेटा रीज़न असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, क्योंकि क्यों नहीं रह सकती उसका रीज़न यहाँ पे नहीं दे रखा, क्योंकि ये का रीज़न तो यही है, रीज़न भी उसने यही लिख रखा है कि लोग घर पे नहीं रह सकते क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी नहीं होती, काम करना उनकी मजबूरी है। रीज़न भी यही दे रखा है, तो उसका रीज़न का उससे कोई लेना देना नहीं है, तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करते हैं, कहता है अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में योगदान देने वाली जनसंख्या का प्रतिशत है। वस्तुओं और सेवाओं में निर्माण देने वाली जनसंख्या का, वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में योगदान देने वाली जनसंख्या का प्रतिशत है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है बेटा ये। अगर जितना मेरे पास श्रम बल है उसमें से जो लोग बेरोजगार हैं, अगर मैं उसको हटा दूं तो मेरे पास आ जाएगा वो लोग जो काम कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला पूछ रहा है ये एक तरीके से आपसे। ठीक है, ये आपसे इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली फॉर्मूला पूछ रहा है कार्यबल वगैरह का। 15 से 29 आयु वर्ग के कितने प्रतिशत शहरी लोग में कार्य करने का हिस्सा जो है बना है। तो ये देखो यहाँ ऊपर पैराग्राफ में, ये सब आपको पैराग्राफ वाले क्वेश्चन फ्री के नंबर होते हैं आपके लिए। ये यहाँ पे सीधा दे रखा है, ये रहा 22.5%, 15 से 29, तो सीधा 22.5% जो है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, पहले इसको देखते हैं क्या है। भारत में रोजगार की स्थिति खराब है। मौजूदा बेरोजगारी दर 45 वर्ष में सबसे ज़्यादा रही है। शहरी युवाओं में बेरोजगारी चिंताजनक रूप से कितने प्रतिशत है शहरी बेरोजगारी। तो वो आपसे क्या पूछ रहा है नीचे बेटा क्वेश्चन में, नीचे आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे बेटा देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन उसने जो है पूछा है बेटा। उसने बोला कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है बेटा, घुमा के क्वेश्चन उससे आपसे पूछा है। देखिए अब यहाँ पे उसने बोला इस पैराग्राफ के अंदर कि 15 से 29 वर्ष के लोग जो है 22.5% लोग बेरोजगार हैं शहरी क्षेत्रों के अंदर। ठीक है, शहरी क्षेत्रों के अंदर 22.5% लोग बेरोजगार हैं। 15वें क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, 15 से 29 आयु वर्ग के कितने प्रतिशत लोग कार्य बल का हिस्सा हैं, काम कितने कर रहे हैं। और अगर बहुत सारे बच्चे 22.5 लगा देंगे, क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया 22.5, मुझे लगा वो बेरोजगारी पूछ रहा है। वो बोल रहा है काम कितने कर रहे हैं ये बता। अबे 22.5 अगर बेरोजगार हैं तो काम कितने कर रहे हैं, काम कर रहे हैं 77.5, कितने प्रतिशत लोग काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन की वर्डिंग बेटा, इकोनॉमिक्स में वर्डिंग आजकल बहुत ज़्यादा टफ आ रही है, आपको वर्डिंग का खेल है सारा का सारा। वर्डिंग आपको बहुत ही अच्छे से देख कर जानी है, क्या पूछ रहा है दिमाग को खोल कर जो है आपको एक एक एमसीक्यू, एक एक क्वेश्चन, असर्शन, रीजनिंग, मैचिंग एक एक आपको ध्यान से समझनी है। वर्तमान परिदृश्य में लोगों के सामने आने वाली समस्याएं क्या हैं। अरे सभी है भाई, कम मजदूरी है, अल्प बेरोजगारी है, रोजगार बेरोजगारी सब है। उपरोक्त सभी जो है मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके रोजगार और बेरोजगारी वाले चैप्टर के क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं अगले यूनिट की। चलिए जी, पर्यावरण वाले चैप्टर के क्वेश्चन देखते हैं। तो पर्यावरण वाले चैप्टर के अंदर कहता है कि पर्यावरण की धारण क्षमता से अभिप्राय पुनर्जनन की दर का संसाधनों के निष्करण से अधिक या बराबर होना है। ठीक है, ये आपसे जो है पूछा गया है। पर्यावरण की धारण क्षमता से अभिप्राय पुनर्जनन की दर का संसाधन के निष्करण से अधिक या बराबर होना है। ठीक है बेटा, बिल्कुल। ऊर्जा के ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों के विकल्प नवीकरणीय स्रोतों की खोज के लिए गहन शोध कार्य किए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, दोनों ऑप्शन जो है बेटा बिल्कुल करेक्ट दे रखे हैं, बट रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। उसकी पर्यावरण की धारण क्षमता से कोई भी लेना देना नहीं है।
तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। उसके बाद कहता है दोनों कथनों को पढ़िए। असर्शन रीजन, पिछले 20 वर्ष के दौरान औसत वैश्विक तापमान में जो है वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही बात है। तेजी से औद्योगिकरण ने वायु प्रदूषण बढ़ा दिया, बिल्कुल ठीक है। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। ये आसान है, ये तो 3 से 6 तक के उत्तर दीजिए। तो देखिए बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करिएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब या लागू हो गई? 1 मई 2016। तो देख लीजिए कहाँ है, 1 मई 2016। इसमें जो है क्या करा जाता है, महिलाओं को जो है गैस सिलेंडर वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। तो नीचे देखिए क्या कह रहा है, कहाँ पे लागू हुई है? ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन जो है देना, इस योजना का उद्देश्य है। उज्ज्वला योजना पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। इस योजना से भारत में डैश कम होने की उम्मीद है। क्या कम होने की उम्मीद है? प्रदूषण का स्तर, क्योंकि ग्रामीण एरिया के अंदर लोग उपले लकड़ी वगैरह जलाते हैं। उज्ज्वला योजना भारत की सभी महिलाओं को रियायती एलपीजी प्रदान करेगी। क्या उज्ज्वला योजना का मतलब ये है? नहीं, उज्ज्वला योजना का मतलब है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देना। भारत में सभी महिलाओं को नहीं, केवल ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का कार्य नहीं है? पर्यावरण का कार्य नहीं है, इन्वायरमेंट हमारे लिए कौन सा काम नहीं करता? वेस्टेज को समाहित करता है, हाँ जी बिल्कुल करता है। संसाधनों की पूर्ति करता है, बिल्कुल। सौंदर्य सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है। ये वाला नहीं है बेटा, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ये पर्यावरण का काम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता? कौन सा नहीं होता, ये उसने आपसे पूछा है। तो सीएनजी जो है यूज नहीं होता है खाना बनाने के लिए। धारणीय विकास गैर नवीकरणीय साधनों के उपयोग का समर्थन करता है। धारणीय विकास, तो ये जो है ये तो गलत है। ऐसा नहीं है कि केवल गैर नवीकरणीय। पेयर बनाने हैं बेटा में, इसमें सही जोड़े की जो है पहचान कीजिए। ये भी अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, अलग चीज़ है बिल्कुल। इसको यहीं से करके यहीं से करके जाइएगा, जो अलग है बिल्कुल वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कह रहा है सही जोड़ पहचानिए, तो इसका जो आंसर है वो ये है, सी जो है बेटा इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो ये हो जाएंगे आपका, ये हो जाएगा आपका पर्यावरण वाले चैप्टर के एमसीक्यू वगैरह। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट यूनिट की। भारत पाकिस्तान वाला देख लीजिए, यहाँ पे आंसर बेटा सीधे सीधे लिखे हुए हैं सबके आंसर। तो फटाफट देख लेते हैं इसमें क्या क्या है, ठीक है। आंसर सीधे ही लिख रखे हैं। इनमें से कौन सा देश में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व जो है सबसे अधिक है? भारत के अंदर 1 किलोमीटर के दायरे में जो लोग रहते हैं उसको कहते हैं। तो भारत का सबसे ज़्यादा है, फिर पाकिस्तान है और फिर चीन है, ठीक है। मानव विकास सूचकांक जो है वो डैश का एक मापक होता है, किसका? जीवन की गुणवत्ता का, ठीक है जी। चीन गणराज्य की स्थापना 1949 में हुई थी, ठीक है। तो आंसर सीधा सीधा लिखे हुए हैं सबके। भारत में से सबसे गरीब राष्ट्र जो है, इनमें से सबसे गरीब राष्ट्र कौन सा है? पाकिस्तान है बेटा। किस देश में शिशु नीति को अपनाया था? चीन ने अपनाया था, वन चाइल्ड पॉलिसी। 1978 में चीन ने सुधारणात्मक सुधार एलपीजी को अडॉप्ट किया था, बिल्कुल ठीक है। भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात चीन की तुलना में सबसे अधिक है, बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान से भी अधिक है बेटा, पाकिस्तान में भी भारत से कम लोग रहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। 1978 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड आरंभ किया गया था, बिल्कुल गलत है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ग्रेट लीप फॉरवर्ड हमने कब अडॉप्ट किया था। भारत में सुधारों की शुरुआत 1991 में हुई थी, बिल्कुल ठीक है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड से आप क्या समझते हैं? डेफिनेशन है। तो ये हो गए आपके भारत पाकिस्तान और चीन वाले चैप्टर के क्वेश्चंस, ठीक है जी, कंप्लीट मैंने आपको करा दिया है। अब हम जो है बेटा नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे देखेंगे आप योग्यता आधारित प्रश्न, जिसमें हम कार्टून बेस्ड क्वेश्चन जो है इस टाइप के, इन क्वेश्चनों को जो है हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर लीजिएगा। आपके लिए लगातार आज और कल 2 दिन लगातार इस चैनल पर जो है भर भर के जो है वीडियो आपके लिए आने वाली है।
इस चैनल को, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।